हाँ हाँ, पिछला दिन तो आंधी तूफान आ गया था तो नहीं निकला था। आज निकाल दीजिए। क्या निकलेगा क्या? आज भी नहीं निकलेगा। मतलब ये था कि 30 ग्राम NaOH है 100 ml सॉल्यूशन में, तो यहाँ ml है, ये ग्राम है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? ml में से ग्राम घटाना उचित है क्या? वॉल्यूम से वेट कैसे घटेगा? वही लिख दिए थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा। अब लिखे कैसे निकलेगा। तो लिखे हैं द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन ओनली सॉल्वेंट इज आने वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कैलकुलेटेड। यदि इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ होगा तब सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे दिए होंगे, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिए, तब लिखो। अरे नहीं निकलेगा और निकलेगा, ये समझ में आया क्या? सॉल्यूट का वेट था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, पूछा जा रहा था सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? यदि डेंसिटी सॉल्यूशन का पता होगा तब निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ठीक है। तब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाले वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके। तो 100 ml था और 1.2 ग्राम दिया था डेंसिटी। ठीक है, तो 1.2 से गुना कर दिए तो 120 ग्राम आ गया। यानी जो सॉल्यूशन 100 ml था उसका वेट कितना आया? अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। इस 120 में सॉल्यूट का वेट घटा देंगे 30, तो कितना आ गया? 90 ग्राम। समझ आया क्या बोले? अब नहीं। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम, इस टॉपिक को भी बिल्कुल समझिएगा, इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा। परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम में रिलेशन निकालें। परसेंट बाय वॉल्यूम बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय, तो इस वॉल्यूम के जगह पे हम रख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी इनटू 100। छोटा W बड़ा W और डेंसिटी चला गया इनटू, अब जरा देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, छोटा W बाई बड़ा W इंटू 100 गुना ये वाला D। ये W बाई W गुना 100 किसको कहा जाता है? यानी परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। कितना अच्छा रिलेशन है। परसेंट बाई मास को डेंसिटी से गुना कर दिए, क्या निकल जाएगा? क्लियर है? क्लियर है? इसकी जरूरत लगातार पड़ेगी और ये जानोगे तो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को बना दोगे। नहीं तो जिस क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा उसमें डर जाओगे। ये है परसेंट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। अब 30% इक्वल CO2 सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम लिखा है, यानी परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा है। तो 30 ml CO2 प्रेजेंट इन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस 30, 70 ml। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नया टर्म है चौथा, स्ट्रेंथ। सॉल्यूट का अमाउंट किस चीज में? प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बराबर सॉल्यूट का वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल w बाई v, स्मॉल w बाई v। वॉल्यूम किस का यूनिट होता है? लीटर। तो यूनिट बना दिए वेट का ग्राम और वॉल्यूम का लीटर, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम। अभी लीटर को में लिखना है और क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 400 ml, तो 400 ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे? 400 बटा एक था 1000 करेंगे, तो ये वाला 1000 कहाँ चल जाएगा? ऊपर।
तो वेट गुना 1000 इंटू वॉल्यूम ml में, ठीक है। यदि ml में वॉल्यूम पुट करना होगा तो ये ऐसे ही पुट करना, ऐसे वॉल्यूम लीटर में ही पुट हुआ है। अब देखो ये वेट बाई वॉल्यूम, 1000 में से 100 निकाल लिए बाहर, तो गुना कितना, 1000 है, 100 बाहर कर दिए, बचा 10। यानी ये परसेंट बाई वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया, परसेंट बाई, यानी स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इनटू, ठीक है। अब परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर अभी प्रूव करके लाए थे परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। अब बताओ यहाँ पर तीन चीज से रिलेशन हो गया, स्ट्रेंथ का रिलेशन हो गया परसेंट बाई वॉल्यूम से, स्ट्रेंथ का रिलेशन हो गया परसेंट बाई मास से, और एक अपना फॉर्मूला उसका होता ही है। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ जाए आगे। नाउ पहला टर्म लेके आते हैं हम मोल फ्रैक्शन, मन मोलरिटी मोलरिटी भी होता है, लेकिन पहला टर्म हम लेके आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। है ना, केमिस्ट्री वाला पहला टर्म है, इससे पहले सब मैथमेटिकल टर्म था, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सब मैथमेटिक्स वाला टर्म था। अब बताने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये सब अच्छा बात मुंह से निकल भी नहीं करेगा। फ्रैक्शन मतलब रेशियो, कौन नया बात पूछ रही है। फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो, मोल का रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में एक होगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, एक होगा नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का, और एक होगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे 20 कोई नंबर है, अब बोले इसका फ्रैक्शन है ना है 5/20, बोलते हैं ना, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। अब देखिए कितना बेसिक मैथ समझाने लगे हम, तुम लोग भी समझेगा ही, है ना, ऐसे कोई नहीं कहेगा सर ये तो जानबे करते हैं। 3 भाग में बांट दिए, 8 5 13 7 20, 3 कुछ है, कुछ 8 है और कुछ 7, बोले फ्रैक्शन में लिखो इसको। कितना बढ़िया समझ रहा है, चौथा में पढ़ना था रे। 5 बटा क्या लिखेंगे, 8 बटा क्या लिखेंगे, 7 बटा क्या लिखेंगे, वही है नंबर ऑफ मोल का रेशियो कर देंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of either component of solution to that of total number of mole of solution known as mole fraction. The ratio of number of mole of either component of solution to that of total number of mole of solution known as लिख दिया, हाँ लिखो।
अब देखो, यदि हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स बड़ा और छोटा दोनों लिख सकते हैं। किसका निकालना है? सॉल्यूट का निकालना है। तो क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, 20 को जब बांटे थे तो कोई एक कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई 8 बटा क्या किए हैं, मतलब नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल किसका? ऑफ सॉल्यूशन। बस इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ आ गया क्या? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिखने के लिए कह रहा है, क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन भी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ देना है। क्या ये जो रेशियो पढ़े थे एग्जैक्ट वही है, सिर्फ मोल हो गया है शब्द यहां पे। लिखिए। लिख दिए? हो गया? अब जरा देखिए, एक और मोल फ्रैक्शन के लिए बातें इंपॉर्टेंट। ये जो फ्रैक्शन सब आया, देखिए कितना छोटा बात लिए हुए, लेकिन समझना है सब बड़ा बात। ये जो फ्रैक्शंस आया है, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आता है? कितना आता है? यानी फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। 20 का फ्रैक्शन कर लें या किसी भी नंबर के फ्रैक्शन कर लें, फ्रैक्शन का सम क्या 1 आया है क्या? देख लो यहां जोड़ के। तो यदि हम लिख दें कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, क्योंकि कंपोनेंट तो दो ही होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगला पॉइंट है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। क्या ही दिक्कत है? मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दोनों जोड़ देंगे तो कितना के बराबर आएगा? 1। लेकिन जानते हो हम लोग को इससे फायदा क्या होगा? हम लोग को यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पता होगा तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कर लेंगे, या सॉल्वेंट का निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कर लेंगे, है ना। सॉल्वेंट का निकालना होगा
मिटाई गलती था इसलिए नहीं, आपको हम बता रहे हैं, दोनों बात एक ही है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या कर दिए, 1 - मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो एक ठो का निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और दूसरे का निकालना होगा तो एक में से घटा लेंगे। कोई समस्या है क्या? अब न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे उसके लिए भी बात करेंगे। और एक पॉइंट जोड़ दीजिए, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जानते हो, एक शब्द है आगे, मोलरिटी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बाकी के लिए पढ़ना पड़ता है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन यदि आईआईटी मेडिकल में तैयारी कर रहे हो तो 4 ऑप्शन वाला आता है। तो एक ठो के बारे में जानते हो, बाकी के बारे में यदि उस संदर्भ में नहीं जानते हो तो कंफ्यूजन होता है कि सर बताए तो थे, लेकिन मोललिटी में बताए थे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन में तो बतेबे नहीं किए थे। तो मोल फ्रैक्शन भी कैसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा तो जरा बताओ तो, यूनिट बताओ। यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। लेट ये सॉल्यूशन हैज n2 number of mole of solute and n1 number of mole of solvent, then mole fraction of solute is, क्या लिखोगे जरा फॉर्मूला बताओ अपने से, इसी से न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। लिखें, लेट ए सॉल्यूशन हैज n2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, n1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, नहीं रे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर जाएगा n2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये ना लिखते हैं। तो n2 प्लस n1 ठीक नहीं लगेगा, n1 प्लस n2 ठीक लगता है क्या? अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। किसी चीज का नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट के सब्सटेंस का, सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट के सब्सटेंस का। वेट को स्मॉल w लिख देना, मॉलिक्यूलर वेट को बड़ा वाला m लिख देना, है ना। अब बताओ दूसरा पूछते हैं, यदि हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के निकालने हैं तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? हाँ, n1 बाई n1 प्लस n2। अब ठीक बोली, है ना, यूनिट लेस तो है ही है, ये फॉर्मेट से न्यूमेरिकल बनेगा।
क्वेश्चन दे, बनाओगे? गुड। क्वेश्चन लिखें? क्या है? अरे वाह सौरभ, तो हाँ हम लिख देते हैं ना, तुम। सबस्टांस लिखें, एन नंबर ऑफ मोल है। अरे वाह, वही बोले, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टांस। अब देखो हम लिखे ही ठीक से नहीं, तुमको समझ कैसे आए? लिखते ठीक से तब ना। अब देखो तो दिख रहा होगा। हाँ, अब देखो दिख रहा होगा। अब ठीक है, क्वेश्चन लिखा जाए क्या? मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन बेंजीन। तुम लोग क्वेश्चन बनाने के साथ साथ में देखना कि कॉन्सेप्ट की कितनी जरूरत है। जो पहले पढ़े थे उसकी जरूरत पड़ती है, आज जो रिवीजन किए उसकी जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब आप लोग कार्बन का एटॉमिक मास 12 इस्तेमाल कर लेना, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1। और क्या ही करें, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मास दिया है। और हम जो है ना क्वेश्चन दे के बनाते तो हैं, लेकिन 2 मिनट आपको टाइम भी देते हैं ताकि बेइज्जत कर सकें। बना दिए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो सिखाएंगे हम, कोशिश करिए। कोशिश करने से जो है ना वो क्या होता है कि सीखने को ज्यादा मिलता है। बस बात ये है। क्या उम्मीद है? वो हल्ला वल्ला नहीं करिए, बोले बनाने के लिए बनाइए। क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेगा, ये सोचिए।
भारी सवाल लगता है, पहला ही दे दिए। एक्चुअली में हम कंसंट्रेशन देखना चाहते थे आप, नहीं तो हम तो आसान सवाल ही देते, लेकिन दे दिए कि भाई चलिए बच्चा सब जवान हो गया है तो बढ़िया क्वेश्चन ही बनाएगा एक ही बार में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही सवाल है ना जी? कुछ कर रहे हैं आप लोग? पीछे देखो एक बच्चा बता रहा है हमको कि सर आईबे करता तो यहाँ काहे के लिए आते हम, ऐसे है? नहीं कोई बोल रहा है? तुम लोग बहुत समझदार हो गया है। देखो आंसर, कोई आंसर बता भी रहा है हमको, स्वागत है, बताइए। फ्रैक्शन में दशमलव में आएगा, एक से कम ही आएगा। हाँ 0.47 कुछ बता रहा है। हाँ ठीक है सर। 30% बाई मास बोल रहा है बेंजीन का। सबसे पहले तो इस परसेंटेज का इस्तेमाल करना सीखिए। हम क्वेश्चन इसलिए दिए थे कि कुछ हो बुझाता है कि नहीं बुझाता है। तो एक फेज आ रहा होगा जिसमें लग रहा हो कुछ नहीं बुझा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन में सर पढ़ा है नंबर ऑफ मोल, आई परसेंटेज बाई मास, इसका क्या करना है, प्रोसेस करना सिखा रहे हैं, थोड़ा सीखिएगा। जैसे ही 30% बाई मास लिखे सवाल में, तो इसका मतलब क्या है ये समझ लेना होगा। तो इसका मतलब है कि 30 ग्राम सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट, खोजो कौन है सॉल्यूट, बेंजीन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है कौन, CCl4 है। कितना ग्राम होगा, 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। तो 30 ग्राम बेंजीन है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट जो बेंजीन है वो कितना ग्राम, 30 ग्राम, और सॉल्वेंट जो CCl4 है वो कितना ग्राम, 70 ग्राम। दोनों का वेट निकल गया। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना होगा दोनों का। तो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट 12 कार्बन का एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 गुना कितना 4, तो 12 प्लस 2 बच गया, 5 और 20, 2 22, 2 4 तिया 12, तो आ गया 154 ग्राम। और C6H6 का 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6, 12 6 78 ग्राम। क्या ठीक है, बोलो ना ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल बेंजीन का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कै ग्राम बेंजीन का बताओ,
मॉलिकुलर वेट कितना आया? 78। नंबर ऑफ मोल CCl4 का वेट कितना है? 70। मॉलिकुलर मास कितना है? 154। 30/78। बोलिए 30/78। 30/78 है 0.384। कितना का बाई कितना है? 30/78 0.384। और 70 भागा बोलिए कितना? 154 0.454। ये दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब ना मोल फ्रैक्शन निकालिएगा बेंजीन का। तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल है 0.384 बाई 0.384 प्लस 0.454। क्लियर है? कितना कितना आ रहा है? 0.384 बाई 448 8×5 = 13 3 बच गया 1 और 4×3 7 और 1 8। ठीक जोड़े हैं जी? गलती जरूर पकड़िए। 384 भागा 0.838 838 0.384 डिवाइड बाई 838 कितना आ रहा है? 0.458। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, इसलिए यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आप बताइए कि क्या इसमें दिक्कत हुआ या फिर नहीं दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत हुआ क्या? बोलो। 30% मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू इस क्वेश्चन में था और इतना सारा अंदर में छिपा हुआ था, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा भारी लग सकता है। लेकिन क्यों लगे? जब प्रैक्टिस वैसा करेंगे तो नहीं लगे। सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन यही है, मतलब जो अच्छा वाला है। और ये बहुत भारी किताब में नहीं छपा हुआ, बस NCERT में ही तो था। बना दिए जी? मतलब अभी भी देखेगा इसको तुम? लो देखो, क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, नहीं दिख रहा है? अच्छा दिखेगा, देखो। वो हटा दिया तो दिख गया, वहां चला गया। अब देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मोल फ्रैक्शन का दो चार क्वेश्चन बता देंगे तब तुमसे बनने लगेगा। अब बता, ऐसा सवाल बनाओगे कि नहीं बनाओगे?
बनाओगे ना, तो एक तो एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल हम आपको देते हैं जो आप बनाओ, और फिर तो हम है ही हैं। लेकिन मेहनत कर दो, यही ओपनिंग है। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट देखता है तुम लोग बढ़िया, तो ओपनिंग में यदि 40-50 को रन बन गया 5 ओवर में, तब समझता है कि अब ठीक है। और यदि एक दो को विकेट भी गिर गया, तब नहीं समझता कि अब क्या होगा, इतना हार ही जाएगा। बस ओपनिंग है उसी तरह का। हम थोड़ा सा रुक के समझ के बनाओ, बस इतना ही तो बढ़ाएंगे। अपने फॉर्म कर देते हैं, इसमें कौन भारी बात है ना। 20% एक पोस्ट कोई सॉल्यूशन है, बताइए मोल फ्रैक्शन कितना है, ऐसा ही सवाल ना था। ये सॉल्यूशन है 20% एक्वस NaOH by mass, calculate the mole fraction। तुम लोग खुद ही से बना सकता है सवाल। एक दो वो केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल याद रखना चाहिए कि 20% ग्लूकोज है, बताओ मोल फ्रैक्शन कितना। 20% NaOH है, बताओ मोल फ्रैक्शन कितना। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, बना दो। उतार लिया क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है 20% एक्वस NaOH बाई मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या 0.1? अच्छा, ये सवाल अभी बनाए हम लोग, आप लोग बनाते रहना। ये है, बना दो पहले 20% वाला। 0.1 आया। 0.1 आया, क्या बनेगा तुम लोग से?
कि नहीं ये बनेगा? 20% एक्वस NaOH है, मतलब ये हुआ 20% एक्वस NaOH का मतलब हुआ कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वाटर कौन बोल रहा है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस चीज में बना है? एक्वस है। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? और सॉल्वेंट है कौन? बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट? NaOH। कै ग्राम? 20 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। बोलो अब क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ मोल NaOH का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना ग्राम? 20। मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना आया? 0.5 मोल। नंबर ऑफ मोल वाटर का 80 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास 18 चौक 72, 80 18 चौक 72 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालेगा किसका? NaOH का। क्या फॉर्मूला लिखेगा? नंबर ऑफ मोल NaOH का बाय नंबर ऑफ मोल NaOH का प्लस नंबर ऑफ मोल किसका? वाटर का। 0.5 बाई 0.5 प्लस 4.44 बराबर 0.5 बाई 4.94 बराबर 0.5 डिवाइडेड बाई 4.94 0.101। 1 के बाद 2 है तो 1 ही रहेगा। अच्छा बोलिए क्या समस्या आ रहा है? कि सब बना दिया? मोल ग्राम मतलब? हाँ हाँ। नहीं, एक्वा से मतलब सिर्फ वाटर है ना। NaOH के साथ वाटर है ना। अल्कोहलिक NaOH रहता तो NaOH के साथ अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, बस इतना ही। और बाई मास लिखा है तो ग्राम ही समझना है हमेशा, है ना। ग्राम बाई मास लिखा है मतलब ग्राम ही समझना है। और टफ बन जाए क्वेश्चन बाई वॉल्यूम लिख देता तो फिर डेंसिटी देना होगा इसको, तब जाके सवाल बने। हाँ बिल्कुल एकदम साइड में है, आप बनाइए भी आप लिखिए भी। ये एक तो बार बार जो है ना भाग जा रहा है। ये देखो यहाँ है। थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ो आगे यार, मतलब ऐसे एक ऐसे कर दिए बस हो गया हो गया हो गया। अब तो तुम लोग बना लेगा सवाल को, नहीं बना लेगा। हम इसमें क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तुम लोग लिख लेगा तब करेंगे।
अब कैसे लिखेगा बताओ, पहले लिख ही लो तुम लोग, संतुष्ट हो लो, फिर हम खोजेंगे। एगो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस वही दे देना था। ऐसा ही है, तीसरा बार ऐसा वाला बना दोगे? वो एनसीईआरटी का ही तो अपने मन ही से दे दिए थे। क्वेश्चन वो बनाना चाहिए, बने चाहे ना बने, जरूरी नहीं कि बने। गलतियों बनाने तो आए ना, नहीं तो कितना बार बजाय कलम में न उठाता है कि क्या करे, तो उसको गलतियों बनाने नहीं आता है। तो कुछ हो जाए नहीं, गलतियां बनाए बनाए तो। हम्म, बोला हुआ तो था। अभी टॉपिक वो तो कम ही पढ़ाए, लेकिन कहे तो है। पूछ लेते हैं, शायद दिया भी हो। क्या बन गया? बन गया? अभी तक ना उतारा? या देखो, ये वाला सवाल उतारना है, एग्जैक्टली सेम है ये। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। सरकारी किताब का क्वेश्चन है, फटाक से बना दीजिए जल्दी से। क्या बन गया? हाँ, चलिए, एक बात तो पूछा, ऐसे सवाल में जहां पे सॉल्वेंट का पता नहीं चले, अपने मन से वाटर मान लीजिएगा, है ना। यदि एक्वस लिखा है तब भी वाटर, और यदि कुछ नहीं लिखा है तब भी वाटर, है ना। पहला क्वेश्चन में अलग था, वो बेंजीन CCl4 में डिजोल्व था, दिया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे का कुछ है नहीं, इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नहीं कोई है सॉल्वेंट तो वाटर तो है ही है। चलिए चलिए चलिए, तीसरा बार सेम क्वेश्चन, तीसरा बार सेम क्वेश्चन, नाम सिर्फ चेंज है। ये इस मॉलिक्यूल को कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। अरे खाली क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। वो सब नहीं लिखना है, खाली क्वेश्चन लिखना है। ये तो ऊपर से नीचे करेंगे, नीचे वाला ही आ जाएगा। हाँ, वही मेन बात है। हाँ, वही मेन बात है। 0.067, हाँ शायद ठीक तो है। और लोग बनाइए जल्दी। अरे कौन सी करना है यार, 20% है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्यूट 20 ग्राम, सॉल्वेंट 80 ग्राम।
इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर भागा दे दो। अपना देखो, गुटबाजी का गंदा है एकदम से। अरे तो बना के आंसर बताता तब ना समझ सुधर गया, तुम्हारे कहने से सुधर गया। पीछे देखता बैठ करके बनाने के लिए उसको उसको तंग कर रहा है। अरे बच्चा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। ओपनिंग अच्छा होगा, समझते रह जाओगे, साल भर समझ आ जाएगा, फिर 12th का दिक्कत नहीं होगा। 0.67 नहीं आ रहा है, 0.932 आंसर है ना। ग्लाइकोल 0.068, 0.068, तो दूसरा का 0.922। सॉल्वेंट का लिख, ठीक है बन गया। 20% C2H6O2। अब दो बार हम बच्चे की तरह आपको समझाएं, अब थोड़ा जवान की तरह बना देते हैं क्वेश्चन। एक लाइन में सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 बराबर नंबर ऑफ मोल लिख देना C2H6O2 का, बाई नंबर ऑफ मोल C2H6O2, और फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, फिर तो बचेक बना दिए। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, 20% का मतलब ये 20 ग्राम है। 12 दूनी 24 हो 30, 30 32 62, 20/62, 20/62, वो 80 ग्राम है बाई 18। दैट्स ऑल, एक लाइन, यही एक लाइन है वो, जहां तक आपको पहुंचना है। आईआईटी और मेडिकल मॉडल यही होगा, ठीक है, उतना लिखेंगे आप बोर्ड में, लेकिन यही काम करना है फट से। यही कमाने कर रहे थे यार, 20 ग्राम 80 ग्राम लिख रहे थे, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे 20/62 और 80/18, फिर जाकर के भागा दे रहे थे। तो सब काम तो एक साथ कर दिया। चूंकि ये तीसरा बार बता रहे थे इसलिए ये एक लाइन वाला बता रहे हैं, नहीं तो फिर पूरा लिखना है। बोलिए 0.06, बाकी गुना भाग आता है आपको। हम्म, ठीक है, बढ़ जाए। बढ़ जाए। एक आध क्वेश्चन और होगा, नहीं तो फिर बनाएंगे बाद में मोलरिटी मोलरिटी पढ़ के। ये सब क्वेश्चन में तीनों निकालना है, मोलरिटी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों, तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे इधर में। एक क्वेश्चन ही परसेंट बाई मास का है, जरा देखो तो इसको लिख के, परसेंट बाई मास ही का है, मतलब टॉपिक हो गया। ये पढ़ चुके, लिखिए।
लिखिए। बनेगा क्या? ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय 2.7 लिखा होगा, एनसीईआरटी का ही है। बाय मिक्सिंग 300 ग्राम और 25% सॉल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। समझ रहे हैं क्या लिख रहा है? लिख रहा है एक सॉल्यूशन है जो ऑब्टेन किया गया है। कैसे? बोलता है 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन और उसी में 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन बाई मास वाले को मिक्स कर दिए तो एक नया सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन का परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है, यानी परसेंट बाई मास ही पूछ रहा है। तो सुनो, देखो कैसे हुआ ये काम। एक गिलास लिए हम, है ना, इसमें एक सॉल्यूशन लिया जो 300 ग्राम और 25% है। कितना ग्राम? 300 ग्राम ऑफ 25%। ठीक है। दूसरा एक और गिलास ले लिए, इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन है। कितना? 400 ग्राम ऑफ कितना प्रतिशत? 40%। अब ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के लिए वो जग लिए होंगे, इस जग में ये दोनों सॉल्यूशन मिला दी। अब ये 400 ग्राम और ये 300 ग्राम यहां पे आने के बाद कितना बन गया? लेकिन इसमें सॉल्यूट का प्रतिशत क्या है यही तो पूछ रहा है। परसेंटेज थोड़े ना जोड़ा जाता है, वो तो अमाउंट था 300 ग्राम और 400 ग्राम, है ना। एक गिलास शरबत, आधा गिलास शरबत, दोनों को मिला के 1.5 गिलास एगो जग में मिला सकते हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़े ना 25% और 40%, 65% कर दें। कर दे सकते हैं क्या? तो इसी को निकालना है। बोलो, जहां 300 ग्राम और 25% है उसका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिखेंगे? मान लो ये ए सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन हो गया मिक्सचर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ए 300 गुना 25/100 बराबर 75 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट बी कितना? 400 गुना 40/100 बराबर 100। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला? तब टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर कितना? 75 प्लस 235 ग्राम। और सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना आया? तो परसेंट बाई मास नहीं निकलेगा? कितना बड़ा मैथमेटिशियन तुम लोग है, समझ गए ना। सब हमारे तरफ देख रहा था सवाल कि कैसे बनेगा। देखा कैसे बनेगा? ये केमिस्ट्री टच नहीं कर रहा था, ये 2 परसेंटेज जोड़ना था।
कितना आया? 7×21 2 5, 7×21 4 0 7 5% हो गया आंसर। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन कह रहा था कि एक सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है जिसमें 300 ग्राम 25% एक सॉल्यूशन है और 400 ग्राम 40% का दूसरा सॉल्यूशन है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसके परसेंट बाय मास कितना होगा। तो इसमें हम सॉल्यूट मान लो ना, इतना टेंशन क्या है, चीनी और पानी का शरबत बनाए 300 ग्राम और 25%, तो 75 ग्राम चीनी होगा उसमें और 400 ग्राम और 40%, तो 160 ग्राम चीनी होगा इसमें। अब वो दोनों को मिला देना है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये फीका हो गया ये मीठा हो गया। नहीं, घर में तो ऐसा हमेशा होता है कि शरबत बनाए बहुत मीठा है तो पानी मिला दीजिए, दूध शरबत बनाए एगो ज्यादा मीठा है एगो कम मीठा, दोनों को मिला दीजिए। तो मिला दिया है जग में। अब पूछता है इसका परसेंटेज कितना है, तो सब मिला के चीनी कितना मिला है, तो 235 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बना, 700 ग्राम। बस हो गया, और क्या, 235/700 × 100। दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है तो बताओ। अरे इसी में शर्माना नहीं रहता है, समझे। इसमें दिक्कत यदि है तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बता देना है ऐसे कि ये सर इतना बुझा रहा है, ऐसे बोल देना है। बुझा गया। बुझा गया। अब हम लोग पढ़ने वाले मोललिटी। मोललिटी पढ़ने वाले बड़े। बड़े मोललिटी। छोटा वाला एम से लिखते मोललिटी, सॉल्यूशन का मोललिटी छोटा वाला एम से। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होता है, सॉल्वेंट के वेट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
in term of number of mole, the amount of solute in term of number of mole present per unit weight of solvent known as molality of solution. सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में? तो नंबर ऑफ मोल में। प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट लगेगा यहां, सॉल्वेंट का वेट लगेगा, सॉल्यूशन का वेट नहीं लगेगा। किसका वेट लगेगा? सॉल्वेंट का वेट लगेगा। तो छोटा एम मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट है पर यूनिट, तो यूनिट ऑफ वेट सॉल्वेंट का होता है केजी में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोललिटी, ये नंबर ऑफ मोल, ये डब्ल्यू। मोललिटी बराबर, देखो कितना छोटा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल बाय सॉल्वेंट का वेट, इतना ही तो है। सॉल्वेंट का वेट याद रहे ग्राम में नहीं लगाना है, केजी में। तो यूनिट ऑफ मोललिटी क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, मोल पर केजी, ग्राम नहीं, मोल पर केजी। और चूंकि सॉल्वेंट का वेट लग रहा है, और वेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? तो कहिएगा नहीं करता है। तो मोललिटी भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और कंसंट्रेशन के मेजरमेंट में मोललिटी को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। मतलब और टर्म आएगा ना, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, बोले सर ये सब टर्म से कंसंट्रेशन मेजर करते हैं आप, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीफर किसको किया जाता है? मोललिटी को। मुझे कारण बताइए। तो कारण एक ही है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करने से क्या होता? कभी केमिस्ट्री का लैब देखे हैं? नहीं देखे हैं तो टीवी में देखे होंगे। तो केमिस्ट्री के लैब में एक्चुअली में क्या होता है ना, कि वहां पे जो वेसल्स में केमिकल रखा होता है कुछ, वो वेपर बन के उड़ता है। नहीं, केमिस्ट्री का लैब दिखा रहा है सिनेमा में, तो दिखा रहा है 10-20 गो शीशी है एकदम नीला पीला, और वो खूब खोल रहा है, उजला उजला धुआं निकल रहा है, उसको फ्यूम्स बोलते हैं। वहां धुआं नहीं बोलना है ना, उजला उजला जो निकल रहा है उसको बोलते हैं फ्यूम्स निकल रहा, फ्यूमिंग दे आर, है ना। तो फ्यूम्स निकलता रहता है, मतलब हो गया वो केमिस्ट्री का लैब, लाइव लैब जैसा लगता है कि कुछ हो छू देंगे पता नहीं क्या हो जाए। अब सुनिए थोड़ा सा। अब एक बोतल में, शीशा का बोतल जनरली रहता है, लेबल किया रहता है, जैसे H2SO4 तो लिखा हुआ है 2 मोलल H2SO4 ऐसे, और लेबल कर कर करके बोतल बंद करके रखा हुआ है। बोतल जो जनरली ऐसा वाला बंद होगा
वो देखना वो कॉर्क से बंद होता है। कॉर्क मतलब लकड़ी वाला ठिप्पी लगता है उसमें, वो प्लास्टिक ऊपर में कैप नहीं, कैप रहेगा तो बोतल फट जाएगा। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा ना, तो जो फ्यूम हो रहा है वो और ज्यादा होने लगेगा, और उसको निकलने का जगह दीजिएगा नहीं, तो क्या होगा, वो केमिस्ट्री के लैब में अपने अपने बम ब्लास्ट होने लगेगा, सब बोतल फटने लगेगा। इसलिए देखना उसमें कॉर्क डाला रहता है लकड़ी का, वो ढक्कन के जगह पे, वो इसलिए कि लकड़ी में पोर्स होता है, तो जो फ्यूम बनेगा उसके पोर से निकलता रहेगा। अब बोलो टेम्परेचर और बढ़े तो और फ्यूम्स बनेगा, और ठंडा का समय आया तो थोड़ा थोड़ा कम जाएगा। अब यदि वहां पे 2 मोलर लिखा हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मोलरिटी जब वॉल्यूम की बात करेगा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो गर्मी में कंसंट्रेशन का मेजरमेंट यदि 2 मोलर है तो ठंडा में कुछ और हो जाए, लेकिन मोलरिटी से यदि मेजर करके रखा गया है सॉल्यूशन तो वो बदलेगा नहीं। इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है पूछता रहता है। ठीक है, तो केवल मोलरिटी चूंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और एक नॉर्मलिटी उसमें भी वॉल्यूम आता है, तो मोलरिटी नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये हम आपको सिखाए कि क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ना है, और ये टर्म भी लिखना है कि मोलरिटी इज मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट प्रीफर टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सबस्टेंस। ऐसे तो हम किसी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोलरिटी को मोस्ट फेवरेबल कहते हैं, और मोस्ट फेवरेबल इसलिए कहते हैं कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक बार जो लेवल कर दिए वो बदलेगा नहीं। यूनिट होता है मोल पर केजी। फोटो कॉपी दिया है क्या? नहीं, जो निकलेंगे तब आते हैं कह दी। ठीक है सर। बड़े, अब देखो प्ले विथ फॉर्मूला एक ठो टॉपिक हम अपने से लगाते हैं, और ये प्ले जो है ना आप अपने लिए, यही वाला प्ले वो काम देगा अभी की उम्र में, बाकी जो भी प्ले करते हैं वो सब दिन कर सकते हैं। वही तो 3 करोड़ वाला प्ले करते हैं आप लोग, ये वाला के लिए ये वाला मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में। अब यदि केजी में नहीं लिखना है तो ग्राम में लिखिएगा, और यदि ग्राम में लिखिएगा तो ऊपर क्या कीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए इसको आगे, ये प्ले है, चूंकि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, अभी पढ़े थे। तो नंबर ऑफ मोल के जगह यदि ये पुट कर दीजिएगा तो मोललिटी बराबर आ जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000।
अलग से नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत नहीं होगी, सीधा मोलैलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी जो है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी निकालना पड़ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर एन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोलैलिटी m बराबर नंबर ऑफ मोल के जगह लिख देंगे n बटा n नॉट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। ये फॉर्मूला आपके काम को कम करेगा, है ना। नहीं तो देखिए मोल फ्रैक्शन में एक एक करके निकाल रहे थे, भर बोर्ड में बना रहे थे, और वो वाला देगा ना एक लाइन में बना दिए। तो वही ये सब प्ले करोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। और है कुछ नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा स्टेप वाइज आपको। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब एवोगाड्रो नंबर आप लोग को याद होगा, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को याद रखिए, ये आप पढ़ रहे हैं तब भी वही, हम पढ़े थे तब भी वही, और आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे तब भी यही रहेगा। हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहना है, ये बढ़े घटेगा नहीं। प्ले विथ फॉर्मूला को कॉपी में आप अपने जगह भी इसी के हिसाब से थोड़ा स्पेस दे के लिखिए, है ना, ताकि वो फॉर्मूला जब कॉपी का पेज पलट रहे हैं आप, तभी वो झलक जाए, दिख जाए कि अच्छा मोडलिटी तो यहीं पे। क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूला ढूंढते हैं, और फॉर्मूला ढूंढते हैं तो पेज पलटते रह जाते हैं, मिला नहीं फिर बैक हो जाते हैं, बस अच्छा देखेंगे बाद में। इसलिए ये सब उपाय बता रहे हैं, ये सब उपाय अभी से करके रखिए, ताकि वो जो है ना वो दिक्कत हो ही नहीं। अब देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला इतना हम 2-3 बना दिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही बनेगा, और कुछ नहीं होना है। ये न्यूमेरिकल का सेटिंग ऐसे ही करेगा इसमें, कि कभी वेट दे देगा, सॉल्यूट का मोलैलिटी पूछेगा, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा सॉल्यूट का और मोलैलिटी पूछेगा, कभी नंबर ऑफ मोल दे देगा मोलैलिटी पूछेगा, कभी परसेंट बाय मास भी दे देगा मोलैलिटी पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं। तो प्ले विथ फॉर्मूला से ये फायदा हो गया कि क्वेश्चन जो अब आएगा उसके फॉर्मूला आपको पहले से पता है, तो लगा भी दीजिएगा ना तुरंत, अच्छा ये क्वेश्चन में ये दिया है तो ये लगा देंगे। ठीक है, बढ़े। बढ़े। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिश्ता है? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिश्ता है?
समझ रहे हैं बात? देखो कैसे शुरू करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलो ना मेरे साथ, सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए। देखिए क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के जगह पर लिखे, अब सॉल्वेंट के जगह पे लिखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर चल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये वाला और ये वाला पूरा क्या हो गया, कट गया। तो एक बात तो तय है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो सिमिलर है नंबर ऑफ मोल के रेशियो के। अब जरा बताओ, बताना क्या है, लिख देना है, क्या लिख दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सुनो, सुनते रहो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल w बाई स्मॉल m लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को बड़ा वाला W बाई बड़ा वाला m लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर, बोलो स्मॉल w बाई स्मॉल m बाई क्या लिख दूं, बिग W बाई बिग M। पहले देख लो, अब बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू बिग W, ऊपर में बिग M। यदि इस वेट को केजी में लेंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास भी केजी में लिया जाएगा। यदि चूंकि हमें मोललिटी से इसको रिलेट करना है इसलिए हमने केजी में लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये स्टेप बहुत अच्छा होगा, देखिएगा। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में, गुना मॉलिक्यूलर मास। लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला ही नीचे वाला लिखें, सेम लिखें। जरा देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, यहां नंबर ऑफ मोल वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये इसके जगह पे बाई ये वाला सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट को क्या कहते हैं, मोललिटी। अब यहां बैठ के कहीं खो जाओगे तो हम क्या ही करेंगे, यहां देखते रहोगे तो हमें भी तुम बता सकते हो ना कि सर अगला स्टेप आपका ये है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, बोलो क्या लिखें अब, कोना में दब गए हैं, थोड़ा फेल हो जाते हैं। अब उतना कोना की जरूरत ही नहीं, एक लाइन ही चाहिए था ना हमें। बोलो ना क्या लिख देंगे एक लाइन में। हाँ 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 बिल्कुल सही, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे, मोललिटी, और इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। यहीं पे है, किस चीज में, केजी में। तो इट इज ए रिलेशन इन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। क्या हो गया, यहाँ स्मॉल w बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट लिया गया, स्मॉल m बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिया गया, बिग W वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया, और बिग M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया। ये सब बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कहाँ पे क्या है, नहीं तो दुनिया गोल है, वैसे ही सब बराबर हो जाएगा। वही बात है कि तुम जो कहो वही सही है, लेकिन पढ़ लो भाई। हाँ हाँ पढ़ लो। बोलो कहीं पर कोई समस्या है तो हमें बताओ कि सर यहाँ के बाद ये स्टेप कैसे लिखें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेशन है मोल फ्रैक्शन का और मोललिटी का। अब देखो इससे जो पहले पढ़ा है ना, जो पहला बोर्ड में पढ़ा है, नहीं मोललिटी शुरू कर करके यहां से यहां तक, वो बोर्ड वाला मटेरियल है। अब जो थोड़ा इधर आए, इसी इतना बढ़ा देने से आईआईटी और मेडिकल होता है। केवल आधा ये वाला पढ़ लेने से, जो पहला बोर्ड में पढ़ाए थे, उससे बोर्ड हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में तो जरूरत ना कुछ हो, वहां तो पहुंच जाना है खाली सीना चौड़ा करके कि सर आ गए, आप बताइए चीटा कहाँ है, लिख देते हैं, है ना। और नहीं कहिएगा तो फिर बताइए जा रहे हैं, मतलब दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बस एक मजाक के तौर पे लेते हैं, आप नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो पहले वाले बोर्ड से ये वाला बोर्ड जो है ना मेरे, ये वाला इसी से हो जाना है। हाँ सीबीएसई बोर्ड में भी आया है डिफाइन मोडलिटी, ठीक है, तो ये डिफिनेशन चाहिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोडलिटी। और बिहार बोर्ड में आया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोडलिटी, ठीक है, तो वो लिख के देता है वो। और ये सब यदि थोड़ा कर लिए तो न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, और यही सवाल आईआईटी की तरफ चला जाता है एट द लास्ट। अब देखिए कैसे करता है सब। चलिए तो शेयर कर देते हैं, जो पिछले दिन वाला पीडीएफ लेना होगा तो उसको आप ले लेंगे।